हेलो दोस्तों, बीपीएससी पीवाईक्यू पोस्टमार्टम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पॉलिटी के पीवाईक्यू चल रहे हैं। ओके, 71वां और 70वां के पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिएगा। ओके, एंड साइंस के पीवाईक्यू शुक्ला सर करा रहे हैं, लगभग 3 पेपर और उसके होंगे। देन साइंस के बाद ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, कोशिश करेंगे कि 5 जुलाई तक हम आपके 7 साल के पीवाईक्यू और बजट बिहार का और भारत का, ये सब एक बार करा दें। ओके, तो देखते हैं। ये 2024 का पेपर था और ये 17th बीपीएससी के पॉलिटी के पीवाईक्यू हो रहे हैं। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शंस हैं सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के अनुदान पर रोक, भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक। इसका आंसर हो जाएगा सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ओके, बी। ओके, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन इसमें बहुत कम दिया है, ठीक है, लेकिन ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। गिलोटिन भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, स्थगन प्रस्ताव भी, एडजर्नमेंट मोशन भी पूछा गया है कहीं ना कहीं, नीतिगत कटौती, प्रतीक कटौती क्या क्या होती है, ये सब अभी देख लेंगे हम लोग। ओके, ये रिवीजन है। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को रोकना। ओके, शर्त क्या है? केवल लोकसभा में ही ये प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, और इसको 50 सदस्यों के समर्थन से ही लाना संभव है और बहस कम से कम 2.5 घंटे चलना अनिवार्य होगा। स्थगन प्रस्ताव समझ में आ गया आपको? अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को रोकना। ओके, देखते हैं गिलोटिन क्या है? बजट सत्र के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक विशेष प्रक्रिया है ये। गिलोटिन वित्तीय वर्ष के अंत में बजट पास करने के लिए समय की कमी होने पर जिन अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती उन्हें बिना चर्चा के ही सीधे मतदान वोटिंग करा के रख दिया जाता है। ओके, यह पूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? गिलोटिन। ओके, और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, इनमें 2 मैंने दे रखे हैं आपको। नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट मोशन। ओके, इसमें मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए करने की बात की जाती है। यह संकेत होता है कि यह गवर्नमेंट की नीति की पूर्ण अस्वीकृति दर्शाती है। ओके, और प्रतीक कटौती में क्या होता है? टोकन कट मोशन। इसमें मांग की राशि को 100 रुपए की कटौती की मांग की जाती है, जो कि किसी विशेष शिकायत को दर्ज कराने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। ये याद रखना है। नीतिगत कटौती में 1 रुपए करने की बात की जाती है, ओके, और प्रतीक कटौती में 100 रुपए की कटौती की मांग की जाती है। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री में करा रखा है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ 71, 70, 70 एंड 69 बीपीएससी की ये 4 पेपर जो मैंने करा रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन करा रखे हैं मैंने। इनको जाके एक बार देखिएगा। 2 बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग मैं बोल रहा हूँ 70% आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। ओके, मैंने इतना मटेरियल उसमें एक्सप्लेन दे रखा है, आपका रिवीजन ही होगा। ओके, एक बार देखिएगा जाके प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, प्ले लिस्ट में एक बार चेक करिएगा बीपीएससी 71 पीवाईक्यू। ओके, हिस्ट्री पीवाईक्यू। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1912, 1913, 1911, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको मैं बता रखा हूँ 1911 में घोषणा होती है, उद्घोषित होती है। ओके, और 1912 में यह बन जाती है। ओके,
यहाँ पे हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बम कांड होता है कब? 22 दिसंबर 1912 में। ओके, यहाँ पे 1912 में ही सेकेंड दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ओके, इस समय वायसराय हार्डिंग बताया अभी, हार्डिंग बम कांड। ओके, और दिल्ली राजधानी, ये यही तो क्वेश्चन था, दिल्ली राजधानी ट्रांसफर होती है। ओके, फिर इसके बाद 1914 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है। कब तक चलता है? 1918 तक। ओके, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलिटी में ही रहते हैं अभी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा एक आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता है। चौथा ऑप्शन है वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ओके, कौन सा सन? 2019। ओके, ठीक है, देखते हैं, नहीं है इसका एक्सप्लेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 बी, आर्टिकल 102 1 सी, आर्टिकल 102 1 ए, आर्टिकल 102 1 डी। यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बताता है कि आपको कुछ आर्टिकल्स को डीप में करना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 19 1 से एफ तक। ओके, और आर्टिकल 39 ए से कहाँ तक? एफ तक। ओके, ये यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1021 ए, सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। सर्वप्रथम आपको बताना है कि लाभ के पद की परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि नहीं। ओके, कमेंट करके आप बताएंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद होता क्या है? ऐसा पद जिसके लिए सरकारी वेतन भत्ता या वित्तीय लाभ या सरकारी सुविधाएं मिलती हूँ। ओके, तो आपके मन में सवाल आता होगा, तो ये तो सांसद या विधायक के लिए भी होगा। ठीक है, उसको आगे देखते हैं अभी। आर्टिकल 1021 ए और आर्टिकल 1911 ए, मतलब ये संसद के लिए है और ये राज्य विधानमंडल के लिए। ओके, राज्य विधानमंडल के लिए। लाभ के पद की परिभाषा संविधान में है कि नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे 2 एक्सेप्शंस है कि मंत्री पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, और संसद द्वारा छूट प्राप्त पद, मतलब संसद अयोग्यता निवारण एक्ट 1949 के तहत एक सूची बनाई गई है जिसमें शामिल पदों जैसे कुछ सरकारी समितियों के अध्यक्ष को लाभ के पद से छूट दी गई है। ये याद रखना है। ओके, अगर कोई लाभ का पद धारण करता है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है, केंद्र में प्रेसिडेंट या राज्य में गवर्नर चुनाव आयोग की सिफारिश पर उसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ओके, इससे संबंधित केस है, देख लीजिए। 2001 में प्रद्युत बारदोली बनाम स्वप्ना राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पढ़ा भी होगा आपने, और ये तो आपने बिल्कुल रट ही रखा होगा, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, कौन रहे थे? आपके ऑप्शन है बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा क्या? नीलम संजीव रेड्डी। ओके, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन दे रखा है। ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा, पहले क्वेश्चन हो जाए फिर देखते हैं इसको। ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। ये करंट में उस समय आया था घटनाक्रम, ठीक है, तो ये पूछ लिया गया है। सोम्पेन जनजाति आपको पता ही है कहाँ की है, कहाँ की है, अंडमान। अच्छा ठीक है, अंडमान की है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ठीक है। देखते हैं पीबीटीजी के बारे में। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ओके, पीबीटीजी पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, देभर आयोग, ठीक है। देभर आयोग कब आता है, 1961 में। इसकी ही सिफारिश से 1975 में पीटीजी मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बना। 52 समूह इसमें शामिल थे। ओके, किसमें, पीटीजी में। कब बना, 1975 में। किस आयोग की सिफारिश पर, देभर आयोग की, ठीक है। फिर 2006 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, पीबीटीजी मतलब पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, पीबीटीजी घोषित करने के कुछ मानदंड है, मानक है। क्या है मानदंड, कृषि पूर्व स्तर की तकनीकी, कथन कारक में पूछेगा, ठीक है, ये कितने कथन सही है ये पूछ लेगा। कृषि पूर्व स्तर की तकनीकी, साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन, घटती या स्थिर आबादी। ओके, ये 4 मानदंड है, देख लीजिएगा। वर्तमान में कितने पीबीटीजी समूह हैं, 75। ओके, 75 में सर्वाधिक कहाँ है, उड़ीसा में। याद रखिएगा 13 पीबीटीजी समूह है, कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। यह 18 राज्यों और 1 यूटी में समूह ये शामिल है। ओके, 1 यूटी अभी बताया मैंने क्या है, अंडमान। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42nd संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, समाजवादी एवं प्रभुत्व संपन्न। इसका आंसर हो जाएगा कौन से, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ओके, ये देख लीजिएगा। और संशोधन पूछा है ना, तो आपको फर्स्ट संशोधन भी पता होना चाहिए, 7th भी पता होना चाहिए, 7th एंड 24th के बाद 42nd एंड 44th, 61। ओके, ये मैं जो संशोधन बता रहा हूँ बिल्कुल रट लीजिएगा। 61 के बाद 69th। ओके, 69th के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, 91 के बाद 92 के बाद 99 से लगा के अभी तक के वर्तमान तक के संशोधन। ओके, मतलब 106वां। ओके, ये रट लीजिएगा। और संशोधन मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, इसका पहला वाला पेपर, फर्स्ट वीडियो उठा के देखिएगा एक बार। पूरे संशोधन मैंने जो मुख्य है वो मैंने पढ़ा रखे हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए संशोधन से ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया है। आपके ऑप्शंस है 95, 92, 93 या 91 CAA कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 2003 में हुआ है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय की गई है और राज्य विधानसभा में न्यूनतम संख्या भी रखी गई है। कितनी है, 12 से कम नहीं होगी। ओके, देखते हैं। आर्टिकल 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल, पार्लियामेंट, राज्य वित्त आयोग या डीएम, जिला कलेक्टर। संसद तो नहीं होगा, ठीक है। राज्य वित्त आयोग वित्त से संबंधित कार्य करेगा, ठीक है। जिला कलेक्टर और राज्य विधानमंडल में कौन से मारेंगे, अगर इसमें फंस रहे हैं, 50-50 में फंस रहा है तो हमेशा बड़े को ही मानना। ओके, राज्य विधान मंडल। ओके, ठीक है।
देखते हैं, ये बहुत यूपीपीसीएस में पूछता है, ये एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल 371 कौन से संविधान भाग का है? 21, संविधान के 21 भाग से संबंधित है आर्टिकल 371। 12 राज्यों के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आर्टिकल 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है, ये देखना है। और इसकी एक ट्रिक है, नाम आसमा जीके, नाम आसमा जीके, ठीक है। यहाँ से तो नाम से आप याद कर लेंगे, नागालैंड, असम और मणिपुर, ABC 371A 371B 371C, नाम नागालैंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर, ओके। फिर DE से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है आंध्रा और तेलंगाना, ठीक है। लोकल मतलब स्थानीय लोगों को जॉब और शिक्षा से संबंधित है ये। और ई संबंधित है 371 ई आंध्रा यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे F से फीसी याद कर सकते हैं, सिक्किम, ठीक है। GM फसल याद कर सकते हैं, मतलब मिजोरम, मिजोरम, ओके, मिजोरम। H से अरुणाचल प्रदेश और I से IG गोवा और J के कर्नाटक, ओके। ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाम आसमा GK, ठीक है। आसमा में डबल A है, एक आंध्रा और तेलंगाना के लिए है और एक आंध्रा यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। ये नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा और तेलंगाना, आंध्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक, ओके। ये लिस्ट एक बार याद कर लीजिएगा, पूछी जाती है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 10वीं अनुसूची के संबंध के विषय को छोड़कर, मतलब 10वीं अनुसूची के संबंध में अगर अयोग्यता का निर्णय करना है तो कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, बता रखा है मैंने, ठीक है। लोकसभा स्पीकर इसकी अयोग्यता का निर्णय करेगा। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? कौन करेगा? राज्य के लिए राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। अगर यही केंद्र के लिए पूछा जाता तो कौन करता? माननीय प्रेसिडेंट, ओके, ऑनरेबल प्रेसिडेंट करते, ओके। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना या कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, उलझाऊ प्रश्न है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ओके। इसका आंसर हो जाएगा कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, तमिलनाडु जैसे राज्य थे उसमें, ठीक है, यही गवर्नर के लिए कोई समय सीमा निश्चित ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मनमाने ढंग से गवर्नर विधेयक को अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। इसकी एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए, समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। और अगर लेट हो रहा है, ठीक है, पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए अगर लेट हो रहा है तो इस कारण के लिए न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है, ओके। जुडिशियल रिव्यू, ओके। कहाँ से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू? USA से, ओके, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 200 से संबंधित है ये, ठीक है। यहाँ पे साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, आर्टिकल 200, ठीक है। देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज, ओके। और देख लेते हैं, नेशनल एंथम दोस्तों कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अपनाए गए, ओके।
ये कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? हु इज द राइटर ऑफ नेशनल सॉन्ग? कमेंट करके बताइए आप। ओके। और नेशनल सॉन्ग पहली बार कब गाया गया, सब बता चुका हूँ। पहली बार कब गाया गया, और ये पीवाईक्यू के थ्रू मैंने बताया है। मैंने अभी अपना कंटेंट कुछ नहीं रिवील किया, ठीक है। ये पीवाईक्यू के थ्रू ही विद एक्सप्लेन, जो पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं हिस्ट्री में, उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज, ठीक है। इसके राइटर बताना है आपको कमेंट में, कब ये पहली बार गाया गया ये बताना है आपको कमेंट में। ओके। शक संवत कब अपनाया गया है? 22 मार्च 1957, ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। 22 मार्च 1957। ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था उस समय का। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? ठीक है, इसका आंसर है था ताती ततवा, ठीक है। इसमें 341 के तहत सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था कि 341 के तहत अनुसूचित जाति की मूल सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अनन्य अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। राज्य या केंद्र सरकार के पास इस सूची से छेड़छाड़ करने की शक्ति नहीं है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? इजी क्वेश्चन। देखिएगा पहला वीडियो उठा के, पूरा 1935 के मुख्य प्रावधान क्या थे मैंने बताए हैं, ठीक है। मुख्य प्रावधान प्रोविजंस क्या थे मैंने बताए हैं वहां। प्रांतीय स्वायत्तता थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन था, भारत के संघ का प्रस्ताव बिल्कुल था। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है, इसी में आपको डाउट भी होता, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन देखने के बाद आपके आंसर निकल आते हैं, ओके, भले ही वो पता ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत या राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह, बेगूसराय, ठीक है। भूपेंद्र यादव अभी इस समय केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री है, भूपेंद्र यादव, ओके। और गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री। राजीव रंजन सिंह हैं केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन विभाग और डेयरी विभाग भी इन्हीं के अंडर आता है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। पूरे संशोधन मैंने करा रखे हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? ये दोबारा पूछा गया है इसी पेपर में, 104वां, ठीक है, 2019, ओके, 2019, ओके, ठीक है दोस्तों। और वो देख लेते हैं राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ऐसे कितने मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने देश के पीएम पद तक पहुंचे हैं? अच्छा, ठीक है। ऐसे कितने मुख्यमंत्री सीएम रहे हैं जिन्होंने देश के पीएम पद को सुशोभित किया है? ऐसे 6 मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, जो बाद में पीएम भी बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? मुरारजी देसाई बॉम्बे सीएम थे, चौधरी चरण सिंह यूपी सीएम थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी सीएम थे, पीबी नरसिम्हा राव आंध्रा के सीएम थे, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे और नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के सीएम थे। 6 लोग ऐसे थे जो सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है जिन्होंने, ओके। क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा एक बार, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा एक बार। पंडित नेहरू हैं, फिर इसके बाद एक्टिंग पीएम के रूप में आते हैं गुलजारी लाल नंदा, फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर एक्टिंग पीएम के रूप में आते हैं गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी आती हैं, फिर मोरारजी देसाई, फिर राजीव गांधी। फंसता है मैटर यहाँ पे, ठीक है, इनको देख लीजिएगा, यहाँ पे फंसेंगे आप। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीबी नरसिम्हा राव, अटल जी, एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल, ठीक है। फिर अटल जी, फिर मनमोहन सिंह और वर्तमान में
नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ये एक नोट है। भारत के इतिहास में अब तक ऐसे 6 राष्ट्रपति हुए जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद को भी संभाला है। पूछ लेता है इसमें से उपराष्ट्रपति, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए हैं या करे हैं। ठीक है, तो ऐसे 6 उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। ओके, ये देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी देख लीजिए, ये पूरी क्रोनोलॉजी है। अभी तक 15वें प्रेसिडेंट कौन है? 15वें प्रेसिडेंट इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, ये देख लीजिएगा एक बार। और ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जरूर देख लीजिएगा। ओके, लगातार 2 कार्यकाल एकमात्र निर्विरोध चुने गए, ये पूछा गया है कई बार। पॉकेट वीटो का यूज किसने किया? सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने। ओके, ये देख लीजिएगा। और कार्यवाहक प्रेसिडेंट बीबी गिरी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। ओके, कार्यवाहक के रूप में ये पूछा जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी देख लीजिए एक बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध। ओके, ये देख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने हाथों से लिख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो। ठीक है, एक्सप्लेन के थ्रू आपका लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस और कंटेंट दोनों रिवाइज हो रहा है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।